और हम हर पत्र का परिभाषा, विशेषता, महत्व, प्रारूप और उसके उदाहरण और संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनकी प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़े। क्लियर? एनी डाउट? नो नो सर। सर। ठीक, तो तैयार है? यस सर। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम लोग पत्राचार से। और पहला जो पत्र हमारा है वो है हमारा शासकीय पत्र। शासकीय पत्र या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल लेटर। ठीक, शासकीय पत्र या ऑफिशियल लेटर बेसिकली होता क्या, तो कुछ बेसिक चीजें हम लोग इसमें पहले समझ लेते हैं। जैसे कोई भी पत्र होगा, सबसे पहली चीज, पत्र किसमें होता है? लिखित में होता है। और जब भी कोई चीज लिखित में होगी तो उसका क्या होता है? फॉर्मेट होता है, यानी कि प्रारूप होता है। ठीक, दूसरी चीज है कि पत्र जब भी लिखा जाएगा तो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाए। जहां से ये पत्र जा रहा है, जो भेज रहा है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेषक। और जिसके पास जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रेषित। प्रेषक यानी कि पत्र का ओरिजिन यहां से हुआ तो इसको हम लोग उद्गम भी बोलते हैं। और जहां पर पहुंच रहा है वो प्रेषित ही है, लेकिन वहां पहुंच रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गंतव्य भी बोलते हैं। ठीक, तो उद्गम क्या है? प्रेषक उद्गम है, यानी कि भेजने वाला, और गंतव्य कौन है? प्रेषित ही है, पाने वाला। ठीक है, तो उद्गम प्रेषक को बोलेंगे और गंतव्य किसे बोलेंगे? प्रेषित को बोलेंगे। दूसरी चीज ये होती है कि क्योंकि ये शासकीय पत्र है तो इस शासकीय पत्र में हमेशा सामने वाले को कोई ऑर्डर दिया जाए। हमेशा या 90% केसेस में सामने वाले को कोई ऑर्डर दिया जाएगा उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज के संबंध। ऑफिशियल ड्यूटीज बोले तो पदीय दायित्वों के निर्वहन के संबंध में उसे कोई ऑर्डर दिया जाएगा। ठीक, तो ये उसके लिए होते हैं। तो ऑर्डर के लिए एक बात ध्यान रखिए, और इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर ऑर्डर के लिए हिंदी में एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं निदेश। यहाँ पर जब हम ऑफिशियल लेटर लिखेंगे तो अक्सर आपको किताबों में लिखा मिल जाता है निर्देश शब्द। निर्देश शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि निदेश शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका अर्थ होता है ऑर्डर। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसके ड्राफ्ट को देखेंगे तो इसमें ये चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी इस चीज को ध्यान रख लीजिए। ठीक, समझ में आ गई बात? ये कोई यहाँ पर डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक, लो अब हम लोग इसको समझते हैं कि बेसिकली ये है क्या। तो शुरुआत कर लेते हैं। क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है तो एक होता है पद और एक होता है पदाधिकारी। जैसे हम अगर देखें तो हमारे मुख्यमंत्री कौन है? उदाहरण के लिए योगी आदित्यनाथ। तो ये क्या है? ये पद है। और ये कौन है? पदाधिकारी। पदाधिकारी। ऐसे ही हम कहें कि भाई कोई एक जिला है, उस जिले के जिलाधिकारी हैं। और जिलाधिकारी हैं मिस्टर एक्स वाई जेड। तो ये क्या हो गया? ये पद है। और ये कौन है? पदाधिकारी। पद यानी कि ऑफिस, और पदाधिकारी मतलब ऑफिसर बोल सकते हाँ। हैं। ठीक? ये चीज समझनी जरूरी है पत्राचार को समझने के लिए। ठीक, बहुत आसान है अगर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अगर इन बेसिक कंसेप्ट को आप समझ लेंगे तो आपको कभी भी किसी भी पत्र की डेफिनेशन को, उसकी विशेषता को और उसके फॉर्मेट को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप उसको बड़ी आसानी से समझने के बाद उसकी डेफिनेशन भी खुद ही फॉर्म कर सकते हैं, उसकी विशेषताएं खुद ही निकाल सकते हैं, अगर आप उन बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जैसा मैंने बताया कि एक पद हमेशा एक उद्गम से, यानी कि प्रेषक के पास से जाता है किसके पास, गंतव्य की तरफ जाता है, यानी कि किसके पास जाता है, प्रेषिती के पास जाता है। अब ये एक शासकीय पत्र है, ये एक ऑफिशियल लेटर है। तो एक ऑफिशियल लेटर हमेशा पद के द्वारा पद को लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा पद के द्वारा पद को लिखा जाता है, यानी कि ये पदाधिकारी के तरफ से किसी पदाधिकारी को नहीं बल्कि एक पद के द्वारा दूसरे पद को लिखा जाएगा। जैसे एक मुख्य सचिव है, उसके द्वारा किसी जिले के जिलाधिकारी को लिखा। ठीक। तो ये पद से पद के द्वारा, पद से पद की ओर जाता है, यानी कि इसका उद्गम भी एक शासकीय पद होगा और इसका गंतव्य भी क्या होगा, एक शासकीय पद ही होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्लियर। यस सर। साथ ही साथ इसका जो संचालन होता है, पत्रों का संचालन बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक आयामी, यानी कि यूनी डायमेंशनल। द्विआयामी, यानी कि 2 डायमेंशनल। और बहुआयामी, यानी कि मल्टी डायमेंशनल। एक आयामी का मतलब हो गया कि एक पत्र लिखा गया, एक पत्र यहां पर लिखा गया प्रेषक के द्वारा और वो भेजा गया प्रेषिती की तरफ, और प्रेषिती इसका जवाब नहीं देगा। तो वो पत्र जो भेजा जाता है लेकिन इसका जवाब आना जरूरी नहीं होता है, या जिसका जवाब नहीं दिया जाता है, ऐसे को क्या बोला जाता है, एक आयामी, यानी कि एक दिशा में ही जा रहा है, इसका रिप्लाई करना आवश्यक नहीं है, इसका रिप्लाई नहीं आएगा। तो ऐसा जो पत्र होगा उसको क्या बोलेंगे, एक आयामी बोलेंगे। ठीक। वहीं वो पत्र जो प्रेषक के द्वारा प्रेषिती को भेजा गया और इसके बदले में प्रेषिती वापस जवाब भी भेजेगा, तो यहाँ पर एक डायरेक्शन ये हुई और उसके बाद दूसरी डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। तो ये कैसी डायरेक्शंस हो गई, द्विआयामी। तो ये कैसा हो गया, द्विआयामी पत्र होता है। और ऐसे ही बहुआयामी हम लोग आगे चल के जब उसका रिलेटेड जब लेटर आएगा तो हम लोग बहुआयामी की बात करेंगे। फिलहाल एक आयामी जो पत्र होते हैं और जो द्विआयामी पत्र होते हैं, ये आपको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक। तो मान लीजिए कि मुख्य सचिव ने किसी जिले के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है कि आपके जिले में एक दंगा हुआ था और उस दंगे के संबंध में एक जांच रिपोर्ट तैयार करके हमको भेजी। तो यहाँ पर मुख्य सचिव प्रेषक हो गया और जो जिलाधिकारी हो गया वो प्रेषिती हो गया, और यहाँ से एक पत्र लिखकर भेजा गया, एक शासकीय पत्र। क्या इसका जवाब आएगा? यस सर। सर आएगा, सर आए ना, आएगा, बिल्कुल, क्योंकि उसके आएगा जवाब जी। में ये जांच रिपोर्ट तैयार करके भेजेगा। तो ये कैसा हो गया, ये ये द्विआयामी। टू द्विआयामी। डायमेंशनल हो गया। तो जो भी शासकीय पत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विआयामी होते हैं। कैसे होते हैं, द्विआयामी। एक आयामी भी हो सकता है लेकिन जनरली ये कैसे होते हैं, जनरली ये द्विआयामी होते हैं। ठीक, क्लियर। तो उद्गम समझ यस। में आ गया इसको, इसका डायरेक्शन कैसा होता है, इसका संचालन कैसा होता है वो क्लियर हो गया। ये कैसा होगा, ये द्विआयामी होगा। तीसरी चीज हो गई कि इसकी जो ये इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, क्यों लिखकर भेजा जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो कोई भी शासकीय पत्र है वो जब भेजा जाएगा तो वो बेसिकली पदीय दायित्वों के निर्वहन के संबंध में,
पदीय दायित्वों के निर्वहन के संबंध में होगा। पदीय दायित्वों के निर्वहन के संबंध में वो भेजा जाएगा और इस पदीय दायित्व के निर्वहन के संबंध में कुछ सूचनाएं भेजी जाएंगी, ठीक, या कोई निर्देश भेजा जाएगा, या कोई नीति सरकार के द्वारा बनाई जा रही है तो उस नीति के बारे में नीचे जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनको जानकारी दी जाएगी, कोई आदेश दिया जाएगा उच्चाधिकारी के द्वारा नीचे वाले अधिकारी को, ठीक है, क्लियर। तो इस उद्देश्य से हमारा ये शासकीय पत्र लिखा जाता है और ये शासकीय पत्र उच्च अधिकारी से यानी कि सीनियर ऑफिसर से जूनियर ऑफिसर को भी भेजा जा सकता है, जूनियर ऑफिसर के द्वारा सीनियर ऑफिसर को भी भेजा जा सकता है, या सेम रैंकिंग के ऑफिसर्स के बीच में भी शासकीय पत्रों को भेजा जा सकता है। जैसे अगर सरकार के स्तर पर कोई नीति बनाई गई और उस नीति का पालन करना है सभी अधिकारियों को, तो जो उच्च अधिकारी होगा वो एक ऑफिशियल लेटर के माध्यम से अपने सभी जूनियर्स को उस नीति का पालन करने का आदेश देगा। तो ये जो पत्र है किसके द्वारा भेजा जा रहा है? सीनियर के तरफ से जूनियर्स को भेजा जा रहा है। वहीं अगर कभी किसी सीनियर ने किसी जूनियर से कोई जानकारी मांगी है तो जानकारी मांगने के लिए यह पत्र भी सीनियर से जूनियर को भेजा जा रहा है, और जब वो जूनियर उस जानकारी को भेजेगा सीनियर के पास तो ये जूनियर से सीनियर की तरफ भी जा सकता है और सेम रैंकिंग ऑफिसर्स के बीच में भी शासकीय पत्रों का आदान प्रदान किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो सीनियर से जूनियर को ही शासकीय पत्र भेजा जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जूनियर के द्वारा सीनियर को भी शासकीय पत्र भेजा जा सकता है और समकक्ष अधिकारियों के बीच में भी शासकीय पत्र से के थ्रू जो है वो पत्राचार हो सकता है। तो हम लोगों ने इसका उद्गम देख लिया, गंतव्य देख लिया, हम लोगों ने इसका मूवमेंट कैसे होता है वो देख लिया और इसका हम लोगों ने उद्देश्य देख लिया। दूसरी चीज, अगली चीज हमारे पास है कि इसकी भाषा क्या होगी, ठीक। तो भाषा बेसिकली जो होती है किसी भी शासकीय पत्र की जो भाषा होगी वो हमेशा राजभाषा में भेजा जाएगा या वैकल्पिक राजभाषा में भेजा जाएगा। अब हमारे देश में अगर देखा जाए तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजभाषा है। उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी और उर्दू। हिंदी उर्दू। ठीक है, तो हिंदी में भेजा जाएगा। वहीं अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में बंगाली में भी भेजा जा सकता है, ठीक। तो इसकी जो भाषा होगी वो राजभाषा में भेजा जाएगा या वैकल्पिक राजभाषा में भी भेजा जा सकता है, और इसकी जो भाषा की जो शैली होगी वो कैसी होगी? भाषा की जो शैली होगी वो होगी औपचारिक शैली। और अन्य पुरुष, औपचारिक शैली या अन्य पुरुष शैली बेसिकली क्या होती है? कोई बताएगा औपचारिक शैली का मतलब यहाँ पर क्या है? तटस्थ होता है। तटस्थ होता है। देखिए भाषा दो तरीके की होती है, भाषा शैली दो तरीके की होती है, औपचारिक होती है, एक दूसरी होती है अनौपचारिक। इंग्लिश में बोले तो हो गई एक ऑफिशियल और दूसरी क्या हो गई? अनऑफिशियल। अब जैसे हम लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं, पिता अपने पुत्र से बात करता है तो वो अनऑफिशियल लैंग्वेज में बात करता है, अनौपचारिक तरीके से बात करता है। अनौपचारिक। लेकिन हम अगर अपने स्कूल में जाएं और अपने प्रिंसिपल से बात करने जाएं तो हम उससे औपचारिक तरीके से बात करेंगे, अनऑफिशियल या अनौपचारिक तरीके से बात नहीं करेंगे। औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर ये होता है कि अनौपचारिक भाषा में एक आत्मीय भाव होता है। कैसा होता है? आत्मीय भाव होता है, और औपचारिक भाषा में कोई भी आत्मीय भाव नहीं होता है। ये सीधी भाषा होती है, इसमें कोई भी औपचारिक भाव
नहीं होता और इसमें औपचारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। दूसरी बात ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो पत्र लिखा जा रहा है ऑफिशियल लेटर है, उससे भी समझ सकते हैं ऑफिशियल है। दूसरी बात हम ये समझ सकते हैं कि जो पत्र लिखा जा रहा है ये एक पद के द्वारा दूसरे पद को लिखा जा रहा है। अगर कोई पत्र पदाधिकारी के द्वारा पदाधिकारी को लिखा जा रहा है तो यहाँ पर अनौपचारिक भाषा होगी, और अगर पद के द्वारा पद को लिखा जा रहा है तो यहाँ पर कैसी भाषा होगी? अनौपचारिक, औपचारिक, औपचारिक। सॉरी ऑफिशियल। औपचारिक। पद से पद को कोई भी पत्र लिखा जाएगा तो वहां पर भाषा हमेशा औपचारिक होगी। ठीक। औपचारिक भाषा में पहली बात तो कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे जहां पर आत्मीय भाव हमको दिखाई पड़े, जहां पर एक पर्सनल टच दिखाई पड़े, ऐसा कोई भी शब्द वहां पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी शासकीय पत्र में सामने वाले से जो गंतव्य है, जो पाने वाला है, जो रिसिपिएंट है, जो प्रेषिती है, उससे अगर कोई काम करने को कहा जा रहा है तो कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उससे काम करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं होता है जिस शब्द से ये समझ में आए कि भेजने वाला सामने वाले से किसी काम को करने या ना करने का आग्रह कर रहा है, करने या ना करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये जो पत्राचार हो रहा है ये पदीय दायित्वों का, ऑफिशियल ड्यूटीज के निर्वहन के संबंध में, जिस ऑफिशियल ड्यूटी को करने के लिए बाध्य है। तो अगर वो सामने वाले से हम कोई काम करने को कह रहे हैं तो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी आग्रह, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की जाती है। वो चाहे सीनियर से जूनियर की तरफ लिखा जाए या जूनियर से सीनियर की तरफ लिखा जाए। अगर कोई ऑफिशियल लेटर जूनियर अपने सीनियर को लिखता है तो वहां पर भी वो कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, ना तो कोई आदर सूचक शब्द इस्तेमाल करेगा, ना ही कोई आत्मीय शब्द इस्तेमाल करेगा कि प्रिय प्रमुख सचिव जी। ठीक है। और ना ही कोई आग्रह सूचक शब्द इस्तेमाल करेगा। अब आग्रह सूचक शब्द हमारे पास कौन कौन से होंगे? वहां पर कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा कि कृपया, ठीक है, या कष्ट करें, या आपसे निवेदन है, या आपसे आग्रह है। ठीक है। इस तरीके के कोई भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और कोई लेटर आपके सामने रख दिया जाए कि इसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ हो और आपसे कहा जाए पहचानिए कि ये जो लेटर है ये शासकीय लेटर है या अशासकीय या अर्धशासकीय लेटर है, तो आप सीधे से बोल देंगे कि क्योंकि इसमें आग्रह सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है या इसमें प्रिय जैसे शब्दों का, आत्मीय संबंध दर्शाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि ये कभी भी शासकीय पत्र नहीं हो सकता। क्योंकि शासकीय पत्र में कभी भी कोई भी आदर सूचक, कभी भी कोई आत्मीय संबंध दर्शाने वाला शब्द या कभी भी कोई ऐसा शब्द जो रिक्वेस्ट को इंडिकेट करे, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल नहीं किया जाता। समझ में आ गई बात? तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शासकीय पत्र लिखने में कभी भी नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है। यस यस सर। सर। अगली चीज मैंने बताया कि जो भाषा शैली होगी वो अन्य पुरुष शैली होगी। अन्य पुरुष शैली होगी। अन्य पुरुष शैली का मतलब हो गया, आपको इतिहास की एक बात बताऊं कि जो अकबर है, अकबर हमेशा अन्य पुरुष शैली में बात करता था। अकबर हमेशा अन्य पुरुष शैली में बात करता था। देखिए, एक शैली होती है उत्तम पुरुष, एक शैली होती है, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब ये हो गया, जैसे अकबर ने कोई काम किया, अगर अकबर ऐसे कहता कि मैं ये चाहता हूं कि तुम ये करो, तो वो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं ये चाहता हूं, यानी कि वो अपने आप को बता रहा है कि मैं ये चाहता हूं। मैं जो शब्द है वो हमारा क्या है? हाँ, उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं। तो अगर वहां पर मैं जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो ये उत्तम पुरुष शैली होती है। ठीक है।
तो अकबर अगर ये बोल रहा है कि मैं ये आदेश दे रहा हूं या मैं ये कह रहा हूं, तो ये उत्तम पुरुष शैली है। लेकिन अकबर कभी भी मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करता था अपने लिए, वो कभी भी उत्तम पुरुष शैली का इस्तेमाल नहीं करता था। आप फिल्में भी देखेंगे तो उसमें भी लिखेगा कि माँ बदौलत चाहते हैं या बादशाह सलामत चाहते हैं, है ना, ऐसे बोलता था। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि माँ बदौलत चाहते हैं कि ऐसा काम किया जाए या बादशाह सलामत चाहते हैं कि ऐसा काम किया जाए, तो वो अपने आप को उस पद से अलग करके उस पद की तरफ से संबोधित करके कहता है। और जब हम इस तरीके से बात करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? अन्य पुरुष शैली बोला जाता है। बात ये क्लियर हुई आपको कि अन्य यस सर। पुरुष शैली क्या है? सर एक बार रिपीट कर दे प्लीज। हाँ, यहाँ पर ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा, यानी कि मैं ऐसा करने को बोल रहा हूं या मैं ऐसा चाह रहा हूं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा उस पद को संबोधित करके काम किया जाएगा। यानी कि अगर प्रमुख सचिव पद को लिख रहा है तो हम भले ही प्रमुख सचिव हों और पत्र हम ही लिख रहे हैं और आदेश भी हम ही कर रहे हैं, तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं आदेश कर रहा हूं, क्योंकि ये तो पदाधिकारी के लेवल पर लिखा ही नहीं जा रहा है, तो पद के लेवल पर लिखा जा रहा है। तो इसलिए हमेशा लिखने वाला अपने आप को पद से अलग हटाकर लिखता है। ठीक, जैसे मैंने अकबर का एग्जाम्पल दिया, अकबर बादशाह है, तो अगर वो कुएं खुदवाने का आदेश दे रहा है तो वो ऐसे भी बोल सकता है कि मैं कुएं खुदवाने का आदेश देता हूं, लेकिन वो ऐसे नहीं बोलेगा, बल्कि वो क्या बोलेगा कि माँ बदौलत या बादशाह सलामत कुएं खुदवाने का आदेश दे रहे हैं। तो वो अपने पर्सनैलिटी को उससे अलग करके एक बेसिकली एक ऑफिस या एक पद की तरफ से वो ऑर्डर दे रहा है। जब इस तरीके से हम उसको लिखते हैं या इस तरीके से बोलते हैं तो इस शैली को बोला जाता है अन्य पुरुष शैली। ठीक है। ठीक है, क्लियर? थैंक यू सर। क्योंकि Yes, इसको इस तरीके से लिखने का ऑब्जेक्टिव ये है, वही ऑब्जेक्टिव जो मैंने कुछ देर पहले बताया था कि इसमें बिल्कुल भी पर्सनल टच नहीं आना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी अपना निजी टच नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पद की तरफ से लिखा जा रहा है, एक ऑफिस की तरफ से लिखा जा रहा है। इसीलिए इसको वो तटस्थ भाव देने के लिए अन्य पुरुष शैली में ही लिखा जाता है। ठीक है, तटस्थ भाव देने के लिए अन्य पुरुष शैली से लिखा जाता है। क्लियर? ये तो ये कुछ yes sir. बेसिक बातें हैं जो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हर शब्द का जो इस्तेमाल करना है, जो शब्द का चयन किया जाता है, वो इस तरीके से किया जाता है कि पत्र को पढ़ने वाले के मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। कंफ्यूजन का मतलब ये है कि हर शब्द इस तरीके से उसमें चयन करके लिखा जाए कि एक ही मतलब निकले। सर ठीक है, इसका मतलब नहीं समझ आया। हाँ, मैं अभी इसको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी अभी हम इसकी विशेषता जब लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शब्द का मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि जो मतलब निकले वो एक ही निकले, यानी कि कोई भी पाने वाला उसका कोई और मतलब ना निकाल सके कि भाई इसका मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी मैसेज हम यहाँ से भेजना चाह रहे हैं, जो भी ऑफिसर अपना सीनियर जूनियर को या जूनियर सीनियर को जो भी मैसेज, जो भी ऑर्डर, जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी दिशा निर्देश भेजना चाहता है, वो दिशा निर्देश बिल्कुल उसी तरीके से सामने वाले को मिले और वो उसको उसी सेंस में समझे जिस सेंस में भेजा गया है। इसके लिए जरूरी होता है कि किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए जिसके एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं। आप समझ में आई आपको बात में? सर उदाहरण दे देते तो समझ में आया। उदाहरण मैं अभी आपको थोड़ी देर में देता हूँ, बस इसकी परिभाषा ठीक है देख सर। लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उदाहरण जब हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तब वो समझ में आएगा। ठीक जी सर। ठीक है, तो इसका ये बात समझ में आ गई। और ऐसी भाषा जिसके एक से अधिक मतलब ना निकले, ऐसी भाषा को बोला जाता है टकसाली भाषा। टकसाली भाषा का मतलब होता है एक मानक भाषा, यानी कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एक मानक भाषा, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज या एक टकसाली भाषा या का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, जिससे कि जिस सेंस में उस पत्र को भेजा जा रहा है
पाने वाला उस पत्र को, उसके मैसेज को उसी सेंस में समझे और उसी के अकॉर्डिंग काम करे। ठीक, क्लियर? मतलब क्या है, एग्जाम्पल्स में इसको हम लोग समझेंगे, तभी ये ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर। अब इसकी हम लोग देख लेते हैं परिभाषा। तो चलिए, परिभाषा, शासकीय पत्र की परिभाषा मैं बोल दूं? ठीक जी सर। ठीक, तो मैं दो परिभाषाएं लिखवा रहा हूं, दोनों में से आप कोई भी परिभाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली परिभाषा है, दोनों ही परिभाषाएं सही हैं। तो पहली परिभाषा है, शुरू करें? यस सर। यस सर। लिखिए, शासकीय पत्र आलेखन का, शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है। सर प्रारूप र में कौन सी वाली मात्रा होती है, बड़े मतलब? बड़े बड़े ऊ की, देखिए जब आप ये मात्रा लगाते हैं तो ये छोटे की मात्रा है, और जब आप ऐसे लगाते हैं गोला बना के तो ये बड़े ऊ की मात्रा है। तो जी। प्रारूप लिखा जाता है बड़े ऊ की मात्रा के साथ। ठीक है, बोलने से ही समझ में आता है, प्रारूप है, प्रारूप नहीं है। प्रारूप जी होता सर। तो वो छोटे ऊ की मात्रा होती। ठीक, तो यहाँ पर शासकीय पत्र आलेखन का, हाँ ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपको जब आप स्पेसिफिकली आरओ की बात करें या पीसीएस मेंस में हिंदी की बात करें, तो आपको वर्तनी की अशुद्धि नहीं करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ना तो हिंदी ड्राफ्टिंग के पेपर में, और ना ही आपको स्पेलिंग मिस्टेक करनी है निबंध में। क्यों? क्योंकि हिंदी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस रख रही है, और अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो वो आपके नंबर काट लेगा। ठीक है, बहुत से लोग क्या होते हैं, एग्जैक्ट लिख के आते हैं लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक कहीं कहीं कर देते हैं, जिस वजह से उनके नंबर घट जाते हैं और एक नंबर दो नंबर से उनका जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। ठीक, तो सर स्पेलिंग, शब्दावली में जैसे स्पेलिंग में अगर कोई एक लेटर छूट गया है तो वो पूरे मार्क्स कट कर देते हैं या फिर कुछ देते हैं उसमें हाँ से? ना, जीरो देगा। हम्म। ठीक है, जीरो देगा आपको ये। ठीक, तो शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें, पूर्ण विराम नहीं है, जिसमें एक कॉमा, एक सेकंड मैं इसको लिख देता हूँ, कॉमा में गड़बड़ हो जाएगा। जिसमें एक शासकीय पद से दूसरे शासकीय पद को शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक, सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। पत्र व्यवहार किया जाता है। ठीक, तो क्या डेफिनेशन है? शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक शासकीय पद से दूसरे शासकीय पद को शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों, इनके बीच में कॉमा है, आदेशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। ये डेफिनेशन है पहली। एक और डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक और डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन है,
बताइएगा जब बोलना हो। ठीक है सर, बोलिए। ठीक है, इसको लिखिए शासकीय पत्र। पहली लाइन सेम है। शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें, या जिसमें नहीं, जो किसी शासकीय पद से किसी अन्य शासकीय पद को द्विआयामी रूप में, रूप में बड़ों की मात्रा है, जी। रूप रूप में किसी शासकीय नीति, किसी शासकीय नीति, निर्णय, आदेश अथवा निर्देश के परिप्रेक्ष्य में, प्रेषित किया जाता है। तो ये दो हैं, दोनों में से आप कोई भी एक तैयार कर लीजिए। दोनों नहीं लिखनी है आपको एग्जाम में, इनमें से कोई भी एक आपको लिखनी है। थोड़ा सा ही अंतर है, बेसिक एसेंस दोनों का सेम है, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर। ठीक, क्लियर। जी सर। तो ये परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद अगला है हमारे पास, यहाँ पर निर्देश है। जब हम लेटर लिखेंगे तब निर्देश होगा, अभी यहाँ पर निर्देश है। शाबाश जी, ठीक है। अगला है शासकीय पत्र की विशेषता या विशेषताएं। तो शासकीय पत्र की विशेषताएं अगर देखी जाएं तो विशेषताएं जरा मुझे बताइए कि आपको अभी तक कुछ विशेषता समझ में आई इसकी? हम्म, हम्म, हम्म। तो दायित्वों का परिवहन निर्वहन करने के ठीक है। लिए हम्म, जो भाषा औपचारिक पत्रकार होते हैं, औपचारिक होनी चाहिए। एक वरिष्ठ से कनिष्ठ को हम्म, कनिष्ठ, ठीक है। दूसरे वरिष्ठ को और समकक्ष वाले पदों के बीच भी ये हो सकता है। और ठीक। भाषा औपचारिक होती है। भाषा भाषा औपचारिक होगी। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए लिखते हैं। ठीक, विशेषता नंबर 1। विशेषता नंबर 1, यह पद से पद को प्रेषित किया जाता है, यानी कि उसका जो उद्गम है वो भी पद है, और इसका जो गंतव्य यानी कि जो डेस्टिनेशन है वो भी क्या है, पद है। ठीक है। दूसरी, इसका जो संचालन है वो कैसा होता है, द्विआयामी होता है। संचालन इसका द्विआयामी होता है। अब ये द्विआयामी संचालन कैसे हो सकता है? ठीक, तो ये द्विआयामी संचालन इसका हो सकता है वरिष्ठ से कनिष्ठ को, अथवा कनिष्ठ से वरिष्ठ को, अथवा समकक्ष पदों के बीच, कि एक जिले के जिलाधिकारी ने दूसरे जिले के जिलाधिकारी के पास भेजा।
ठीक, तो समकक्ष पदों के बीच भी हो सकता है। ठीक, इसके बाद इसकी जो उद्देश्य है, इसका जो विषय वस्तु है वो क्या है, तो इसकी विषय वस्तु या इसका जो कंटेंट होगा, इसकी विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचना, निर्णय, आदेश, निर्देश, यहां पर निर्देश है, निदेश नहीं है, ठीक है, निर्देश आदि से संबंधित होती है। ठीक, जिनका प्रेषण शासकीय दृष्टि से आवश्यक होता है। ठीक, क्लियर, हटा दूं आगे? यस सर। कितने पॉइंट हो गए थे? 3 पॉइंट। चौथा, चौथा पॉइंट है कि जो शासकीय पत्र होता है, इसकी जो भाषा शैली है, सर थोड़ा पीछे कर दीजिए प्लीज। बता दीजिएगा जब कर लो। एक मिनट सर। हाँ, हो गया सर, हो गया सर, पढ़ा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। इसकी जो भाषा शैली होती है आप जानते हैं कैसी, इसकी भाषा शैली कैसी होती है? औपचारिक, औपचारिक होती, साथ ही साथ इसमें टू द पॉइंट लिखा जाता उत्तम, है। ठीक है, अन्य पुरुष। हाँ हाँ, ठीक, इसके अलावा इसमें बहुत टू द पॉइंट बातें लिखी होती हैं, तो टू द पॉइंट लिखने की वजह से इसकी भाषा शैली कैसी हो जाती है? संक्षिप्त, संक्षिप्त, सारगर्भित, मतलब केवल मतलब भर की बात, आपके घर में सब कैसे हैं, ये सब कुछ नहीं, ठीक है, शुद्ध, शुद्ध भाषा होगी इसमें। कैसी होगी हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, चल के अभी बस आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते चलिए, सभी चीजें क्लियर होंगी, प्रैक्टिकली क्लियर होंगी। शुद्ध, सरल, संयत, संयत, सिक्के बंद और सिक्के बंद, टकसाली। सिक्के बंद और टकसाली, यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो ये दिखा रहे हैं कि इसकी जो भाषा होगी और जो शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे वो स्टैंडर्ड होंगे। ठीक है, ऐसे शब्द होंगे जिनका केवल एक ही मतलब निकलेगा, कंफ्यूजन का या किसी भी तरीके की कोई भी उसमें दो मतलब निकल आए, ऐसा कोई भी ना भाषा उसमें इस्तेमाल होगी, ना ऐसा कोई भी शब्द उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। एक मानक भाषा होगी, एक स्टैंडर्ड भाषा होगी, और यही मानक भाषा, यही स्टैंडर्ड भाषा और यही शब्द आप सीख पाए, इसीलिए सिलेबस में क्या रखी गई है? प्रशासनिक शब्दावली रखी है। समझ में आई बात आपको? ठीक, क्लियर। तो सिक्के बंद, टकसाली व सिक्के बंद और टकसाली होगा कि सिक्के बंद टकसाली होगा सर? सिक्के और बंद, नहीं रहेगा? सिक्के बंद कॉमा टकसाली और नहीं, व औपचारिक होती है। ठीक? इसी में चाहे तो इसी में लिख लें, अगला पॉइंट बना लें, अगला पॉइंट इसी से निकल के आया औपचारिक से, कि यहां पर शासकीय पत्र में व्यक्तिगत
व्यक्तिगत भाव का स्थान नहीं होता। मैं बताया था ना भी कोई आत्मीय शब्द इस्तेमाल नहीं होता, व्यक्तिगत भाव का स्थान नहीं होता है। और जो भी भाषा, जो भी शब्द इस्तेमाल किया जाएगा वो केवल इस तरीके की होगी जिसमें एक सरकारी भाषा नहीं होती है, तो वो शासकीय जो उसका भाव है, शासकीय जो उसका रूप है, वो उसमें हमको दिखाई पड़े, ऐसी भाषा होगी, सरकारी पत्रों वाली भाषा होगी। ठीक है, तो इसकी जो शब्दावली जो होती है एक खास प्रकार की होती है, विशिष्ट प्रकार की होती है, प्रशासनिक शब्दावली इस्तेमाल होती है, विशिष्ट प्रकार की होती है, जिसमें शासकीय भाव निहित होता है, जिसमें शासकीय भाव निहित होता है। यहां तक क्लियर? ठीक। सिक्स्थ पॉइंट है जो हम लोग बार बार देख रहे हैं कि शासकीय पत्र में किसी भी शब्द का प्रसंगवश एक ही अर्थ निकलता है। एक ही अर्थ निकलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने भेजा किसी और मैसेज के साथ था, किसी और इंटेंशन के साथ था, लेकिन सामने वाले ने उसका किसी और इंटेंशन से समझ लिया, तो ये गलत अर्थ निकल जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब अर्थ का अनर्थ हो जाता है कि एक व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी सामने वाले इंसान को, दूसरे वाले इंसान को, कि हम आज शाम को 5 बजे एक कोई जगह है, वहां पर एक पुल है, ठीक है, आज शाम को 5 बजे ये एक पुल है, इस पुल के नीचे मिलेंगे या इस पुल की शुरुआत में मिलेंगे। अब जो पत्र भेजने वाला था उसका मतलब था कि पुल के इस तरफ मिलेगा, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, या पुल की दक्षिणी शुरुआत उत्तरी शुरुआत में मिलने का उसका उद्देश्य था। और उसने कहा, लिखा भी कि हम पुल की शुरुआत में मिलेंगे, लेकिन पढ़ने वाले के पास जब पहुंचा तो उसने सोचा कि भाई पुल की शुरुआत में मिलेगा, तो वो यहाँ पर आके खड़ा कि भाई ये भी तो पुल की शुरुआत है। तो यहाँ पर पुल की शुरुआत जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका क्या एक ही अर्थ निकला प्रसंगवश? क्या ये दोनों मिल पाएंगे एक दूसरे से? नहीं। नहीं मिल नहीं। पाएंगे, है ना? नहीं क्यों? मिल पाएंगे जी। क्योंकि उसका एक ही अर्थ नहीं निकल रहा है। उसको तो इस तरीके से लिखना चाहिए कि हम, कि उसका एक ही अर्थ निकले। उसको लिखना चाहिए कि हम पुल के उत्तरी छोर पर मिलेंगे। किस पर मिलेंगे? उत्तरी छोर पर मिलेंगे। तो जब ये इस तरीके से लिखेगा तो क्या निकलेगा? एक ही अर्थ निकलेगा। तो इस तरीके से हमको शब्दों को वहां पर डिफाइन करना होता है कि एक शब्द जो भी, या जो भी सेंटेंस या जो भी शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका एक ही अर्थ वहां पर निकले। अब ये चीज कुछ समझ में आई आपको? यस यस सर। सर। क्लियर? तो यस सर। ये कितना जरूरी है ऑफिशियल और सरकारी कामों में, क्योंकि अगर ऊपर से भेजा गया तो ऊपर से भेजने वाले का ऑब्जेक्टिव दूसरा था, समझने वाले ने कुछ और समझ लिया, तो अर्थ का अनर्थ और काम का बंटाधार हो जाए। ठीक है, तो इसलिए, और आप अगर देखें, कोई भी आप कानून उठा लें, कोई भी सरकारी पत्र निकाले, तो उसकी भाषा ऐसी होती है, उसमें एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप, और जो क्रम होता है शब्दों का वो इस तरीके से रखा जाता है कि आदमी चाह कर भी इसका कोई दूसरा अर्थ ना निकाल सके। क्लियर? तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6। आगे चलते हैं, हटा दें, नोट तो करना नहीं है किसी को। नहीं। अगला है हमारा 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट है हमारा कि जो शासकीय पत्र है ये हमेशा तटस्थ भाव से
अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। जब प्रारूप और वो देखेंगे तब ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। आठवां पॉइंट है कि क्योंकि ये सारगर्भित होता है, संक्षिप्त होता है, किसी भी आत्मीय शब्द की जरूरत नहीं होती, तो इसमें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें अलंकार, कल्पना, मुहावरे, हास्य विनोद की कोई गुंजाइश नहीं होती है। टू दी पॉइंट बात करनी है, टू दी पॉइंट चीजें सामने वाले के सामने हमको पहुंचानी है। तो कोई भी ना तो अलंकार इस्तेमाल होगा, कोई भी मुहावरा भी इस्तेमाल नहीं होगा, कोई काल्पनिक बात, कोई हास्य विनोद जैसी कोई भी चीज की गुंजाइश इसमें नहीं होती है। और ये हमेशा राजभाषा, हमेशा, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा में लिखा जाता है। राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा में लिखा जाता है। इसका जो प्रारूप होता है वो फिक्स्ड प्रारूप होता है, नियत होता है और औपचारिक होता है। ठीक, नियत और औपचारिक क्यों होता है? जिससे कि इसका फॉर्मेट सभी जगह एक जैसा इस्तेमाल हो, बदलाव ना होने पाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अलग अलग विभागों में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। किताबों में भी जो आपको फॉर्मेट देके रखे गए, अलग अलग किताबों में अलग अलग फॉर्मेट आपको देके रखे गए, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मेट पढ़ेंगे वो फॉर्मेट हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो कमीशन या जो आयोग हमारा एग्जाम्स के लिए फॉलो करता है। ठीक, आप अगर किसी विभाग का, किसी मंत्रालय का भी शासकीय पत्र का प्रारूप उठाएंगे तो उसमें भी आपको अंतर मिलेगा। किसी विभाग में कोई चीज एडिशनल है, किसी विभाग में कोई चीज नहीं लिखी गई है उसके प्रारूप में। किताबों में भी अंतर, अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह का है। तो जो मैं बताऊंगा आप उसको फॉलो करिएगा, अच्छी तरीके से ब्लाइंडली फॉलो करिएगा। ये वही है जो कमीशन फॉलो करता है। क्लियर? ठीक है, तो इसका प्रारूप नियत और औपचारिक होता है। इससे जो कार्य है उस कार्य व्यवहार में एक 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 रूपता आए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज यहां पर अगर देखें तो यहां एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि शासकीय पत्र के समापन में किसी खास शब्दावली का प्रयोग नहीं है। जैसे आप लोग एप्लीकेशंस लिखते होंगे तो एप्लीकेशन के अंत में आप लिखते हैं धन्यवाद, या आपने लिखा देखा होगा किसी लेटर के अंत में सादर, है ना? ठीक है, तो ये अंत में धन्यवाद, सादर या इस प्रकार की कोई भी शब्दावली, आदर सूचक शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी पर्सनल टच हम लोगों को नहीं देना है। किसी भी सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसमें, क्योंकि पद से पद को ये लिखा जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये इसकी जी सर। विशेषता हो जाती है। ठीक, सब कुछ आपने नोट कर लिया? जी सर। यस सर। अब इसका महत्व देख लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो शासकीय पत्र का महत्व, ठीक, महत्व कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो आपने विशेषताओं में भी देखे हुए हैं और थोड़े से कॉमन हमारे पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली अगर महत्व की बात आती है तो पहली चीज इसका महत्व क्या है? ये जो शासकीय पत्र हैं ये एक पद से दूसरे पद को लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि ऑफिशियल जो काम है, उन ऑफिशियल कामों का जो संपादन है, ऑफिशियल कामों का जो परफॉर्मेंस है, वो शासकीय पत्रों के माध्यम से किया जाता है। ठीक,
इनका यही एक उद्देश्य है, इनका यही एक ऑब्जेक्टिव है मेन। तो वही हमारे पास पहली चीज महत्व में आ जाती है कि शासकीय पत्रों के द्वारा शासकीय पत्रों के द्वारा शासकीय कार्य व्यवहार का संपादन किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो बेसिकली है, जो आपके पद से संबंधित दायित्व है, उनको आपको उनका जो निर्वहन करना है, उनको आपको जो परफॉर्म करना है, उसके परफॉर्मेंस में शासकीय पत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका जो पद है उसके अंतर्गत आपको जो नीतियां हैं वो सर्कुलेट करनी होती है नीचे के अधिकारियों को, या उनसे आपको जानकारी मंगानी होती है, तो वो जानकारी आपको मंगानी है तो आप शासकीय पत्र लिखकर उसको जानकारी मंगाएंगे। नीचे वाला आपको कोई जानकारी भेजेगा तो उस जानकारी के साथ एक शासकीय पत्र आपको भेजेगा कि ये जानकारी हमारे द्वारा भेजी जा रही है। ठीक, तो पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पदीय दायित्व यानी कि ऑफिशियल ड्यूटीज, पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु शासकीय पत्रों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, अब ये जो शासकीय पत्र हैं ये एक पद के द्वारा दूसरे पद को भेजे। ये पद जो होंगे ये या तो कोई संवैधानिक पद होगा या ये कोई वैधानिक पद हो। जो भी हमारे देश में पद है वो पद या तो संविधान के द्वारा सृजित किए गए हैं या वो किसी कानून द्वारा सृजित किए गए हैं। ठीक है। तो वो जो पद है या तो वो संवैधानिक पद है या वैधानिक पद है, और अगर एक पद के द्वारा दूसरे पद को कोई लेटर भेजा जाता है तो ये लेटर किसकी संपत्ति है? हम्म, राज्य की संपत्ति। राज्य की संपत्ति। ठीक। और ये लेटर, एक पहली बात तो राज्य की संपत्ति है, दूसरी बात ये जो लेटर है ये एक रिकॉर्ड होता है। यानी कि अगर किसी के द्वारा, किसी एक पद के द्वारा किसी दूसरे पद को कोई लेटर भेजा गया है जिसमें कोई दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें किसी कार्य को करने के संबंध में कोई इंस्ट्रक्शन देके रखी गई है, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो दिशा निर्देश हैं, ये उस समय उस पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है या आगे आने वाले समय पर उस पद पर जो व्यक्ति आएगा, उन सभी के लिए इस्तेमाल में वो दिशा निर्देश आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। जी सर। आएंगे। तो इन इन पत्रों को संभाल के रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए? ये सर। ठीक। दूसरी चीज है कि अगर एक पद के द्वारा किसी दूसरे पद को कोई आदेश भेजा जाता है और वहां पर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, और वो विवाद अगर न्यायालय में पहुंच जाता है या किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाता है और वो पदासीन व्यक्ति ये कहता है कि भाई हमको तो इस कार्य को करने के लिए सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया था, या हमारे उच्चाधिकारी के द्वारा किसी शासकीय पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया था, तो वो उस पत्र को न्यायालय में एज एविडेंस भी प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर जी सकता कर है। सकता है। ठीक, कर सकता है, क्योंकि ये तो ऑफिशियल है, ये तो एक सरकारी पत्र है, एक शासकीय पत्र है, तो इसकी बहुत सारी वैल्यू होती है, और इसी के लिए इसको एक रिकॉर्ड माना जाता है, इसको एक अभिलेख माना जाता है, इसे अभिलेख माना जाता है। और क्योंकि ये एक अभिलेख है इसलिए इसका जो गजट है या जो सरकार का राजपत्र है, उस गजट या राजपत्र में ये प्रकाशित किया जाता है। गजट या राजपत्र में प्रकाशित होता है। गजट या राजपत्र क्या होता है? सरकार के द्वारा जारी किया गया एक आदेश, जो सरकार की सील या सरकार की मुहर से जारी होता है, उसको गजट या राजपत्र बोलते हैं। ठीक, तो ये गजट या राजपत्र में प्रकाशित होता है। ये क्योंकि अभिलेख है इसलिए इसका संरक्षित किया जाता है, इसे इसे संरक्षित किया जाता है। इसे आगे
या भविष्य में मार्गदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसे न्यायालय में साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। साथ ही साथ इससे अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है। एक उच्च अधिकारी अपने जो कनिष्ठ अधिकारी है, उसकी जवाबदेही तय कर सकता है कि हमने आपको इस लेटर के द्वारा ये आदेश दिया था, आपने उसका पालन किया या नहीं किया। नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो एक सरकारी आदेश है और इसका जो पालन होता है वो बाध्यकारी होता है। अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। ठीक, तो इस जवाबदेही तय हो सकती है। वहीं एक अगर कोई कनिष्ठ अधिकारी है, उसने कोई ऐसा काम किया है जिसका आदेश उच्चाधिकारी के द्वारा दिया गया था, तो उच्चाधिकारी की जवाबदेही भी इसके द्वारा तय की जा सकती है। ठीक है, और क्योंकि इससे जवाबदेही तय की जा सकती है तो इससे क्या आता है, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि ये राजपत्र में प्रकाशित होता है तो ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, आम जनता भी इसको देख सकती है। ठीक है, तो इससे क्या होती है, इससे ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही, सुनिश्चित सुनिश्चित होती है। क्लियर। ठीक है, तो ये जो है ये शासकीय पत्र के महत्व है। ठीक, क्लियर। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। यस सर। तो शासकीय पत्र का जो थ्योरेटिकल पार्ट था आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अगर आपसे परिभाषा लिखने को आती है, विशेषताएं लिखने को आती हैं, महत्व लिखने को आता है, तो आप इसको आसानी से लिख लेंगे एग्जाम में। यस सर। यस सर। ठीक है, क्लियर। ज्यादा रटना तो नहीं पड़ेगा, चीजें दिमाग में बैठ गई हैं। यस सर। यस सर। ठीक, तो इतना हम लोग रखते हैं आज। कल भी आपकी क्लास है और कल क्लास में हम लोग, अभी कल हम लोग ऐसे निबंध की है लेकिन निबंध नहीं लेंगे कल। कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसको कंटिन्यू करके कल हम लोग शासकीय पत्र का जो प्रारूप है और उसके जो उदाहरण है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि एग्जाम में आए हुए एक दो क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक, तो कल जब आप आएंगे तो इसको जो हम लोगों ने आज पढ़ा इसको अच्छी तरीके से तैयार करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे, जिससे कि अगर कोई सवाल जवाब यहाँ पर हो तो बेइज्जती ना हो आपकी। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं कल सेम टाइम 6 o'clock। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, गुड नाइट। गुड नाइट सर।